अगर मोटर चलते चलते एकल फेजिंग हो जाए तो मोटर पर इसका किस प्रकार का बुरा प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर देना है आपको कि जनरेटर बन जाएगी या घुमावदार के जलने की संभावना हो जाएगी, लोड सहन नहीं कर सकेगी या 50% लोड सहन कर सकेगी या कोई असर, सिंगल फेजिंग का कोई असर नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहला ना आपको यह समझना होगा कि सिंगल फेजिंग होता किस में है। तो सिंगल फेजिंग ओनली वन 3 फेज मोटर में होती है, ना कि सिंगल फेज मोटर में। दोस्तों इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा, ठीक है। मान के चलिए कि एक 3 फेज का मोटर है और 3 फेज मोटर में 3 वाइंडिंग होगी। ये इसकी पहली वाइंडिंग है और ये दूसरी वाइंडिंग, इसी के साथ में यहाँ पे तीसरी वाइंडिंग है। अब समझना, ये है पहली वाइंडिंग, इसको आर फेज दिया गया, क्लियर। और इसी के साथ में ये वाली जो वाइंडिंग है ये है वाई फेज का, क्लियर। और बाकी जो तीसरा बचा ये है बी फेज का। एक है आर फेज और दूसरा है वाई फेज और तीसरा है आर फेज, क्लियर। अब देखना, जब भी हम किसी 3 फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो पहला करंट किस पे आएगा? हर फेज का अपना अपना करंट होगा। आर फेज का अपना करंट होगा, वाई फेज का अपना करंट होगा और बी फेज का अपना करंट होगा। अब सुनना इस बात को ध्यान से कि देखना, जब भी आर फेज, वाई फेज और बी फेज में करंट आ रही है तो 3 फेज में से एक फेज ऐसा होगा जिसमें से करंट रिटर्न होगी। दोबारा ध्यान से सुनना कि मान के चलिए कि आर फेज और वाई फेज करंट आ रही है, इनमें मोटर के अंदर एंट्री हो रही है, तो जो ये करंट आ रही है ना ये वापस भी आती है। तो वापस किस में से आएगी? ये बी फेज में से आएगी, लेकिन कोई फिक्स नहीं है कि किस फेज से करंट वापस आएगी। मान के चलिए कि आर फेज और वाई फेज में करंट पास कर रही है मोटर के कॉइल में, तो वो बाहर किस से निकल रही है? बी फेज से। एक टाइम ऐसा आता है कि वाई फेज और बी फेज से करंट एंट्री कर रही है, आर फेज से बाहर निकल रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि बी फेज और आर फेज से करंट एंट्री करेगी और वाई फेज से करंट बाहर निकलेगी। कहने का मतलब यह है कि हमेशा 2 फेज में ही करंट एंट्री होगी। एक फेज पर्टिकुलरली, तीनों में से कोई सा भी एक फेज ऐसा होगा जिसमें से करंट बाहर निकलेगी, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि मोटर जब तक ठीक ठाक चल रही है तब तक तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही इसमें से कोई सा भी एक फेज ब्रेक हो जाता है, कोई सा भी एक फेज ब्रेक हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? उसको हम कहते हैं सिंगल फेजिंग। लेकिन सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट यहीं पे है दोस्तों कि जो सिंगल फेजिंग है ना, इसको हम सिंगल फेजिंग क्यों कहते हैं? यहां तो देखिए एक फेज, 2 फेज अभी अवेलेबल है, तो 2 फेज होने के बावजूद भी सिंगल फेज क्यों कहा जाता है? मेन मुद्दा हमारा ये है। तो ध्यान से सुनना, जब हमने अभी पढ़ा था कि एक जो फेज होता है ना उसमें करंट हमेशा रिटर्न होता है। अब रिटर्न आर फेज में भी हो सकता है और वाई फेज में भी, यानी कि एक ही फेज इसमें से काम करेगा, एक फेज तो रिटर्निंग का काम करेगा। तो एक फेज मोटर केवल एक फेज पे ही चालू होगी, ठीक है। 2 फेज होने के बावजूद भी एक फेज से ही करंट एंट्री करेगा, इसलिए इसको सिंगल फेजिंग कहा जाता है, 2 फेज होने के बावजूद भी। क्लियर बात समझ में आई क्या? अब देखना दोस्तों, अब होगा क्या कि एक मोटर है, ठीक है, उस मोटर को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, उसमें जो कॉइल लगाई गई है उसे इस प्रकार से बनाया गया है कि इसमें हमेशा 3 फेज की सप्लाई दिया जाए, 3 फेज का करंट आए। लेकिन जब सिंगल फेजिंग हो जाता है तो करंट केवल एक फेज से आती है, तो मोटर की जो कॉइल होती है ना, जो घुमावदार होता है, उसके जलने की संभावना बढ़ जाती है। क्लियर? तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा कि मोटर जब भी सिंगल फेजिंग होगी तो इसके कॉइल है उसके जलने की संभावना अधिक हो जाएगी। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना कि सिंगल फेजिंग हमेशा 3 फेज मोटर में ही होता है, ना कि ये सिंगल फेज मोटर में। तो हमेशा 3 फेज मोटर में, ये आपको नोट करके रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डीसी पार्श्वपथ मोटर के गति का परिकलन करने के लिए सूत्र कौन सा होगा। अब इसमें से कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, 5 फॉर्मूले हैं, इसमें से आपको ये
चूज करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हर पॉइंट को ना हमें डीपली समझना है, गहराई से समझते चलना है। इसमें देखना जो एन है, ये एन क्या कहता है, आर्मेचर की गति को बताता है। एक चीज आप नोट करना कि जो डीसी मोटर होती है ना, तो डीसी मोटर का आर्मेचर घूमता है और एसी मोटर का रोटर घूमता है। ये चीज आप नोट कर ले। तो एन क्या है, आर्मेचर की गति की, आर्मेचर कितना स्पीड से गति कर रहा है। वी होता है जो सप्लाई वोल्टेज, पार्श्व पथ का मतलब है कि शंट मोटर, शंट मोटर को आप स्टार्ट होने के लिए सप्लाई देंगे। अगर सिंगल फेज की है, कहने का मतलब अगर एक फेज की है तो 230 वोल्ट, ठीक है, सॉरी यहां पे तो डीसी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें जो भी इसको आप चालू करने के लिए सप्लाई देंगे उसमें अपना एक वोल्टेज होगा, वही वोल्टेज है वी। आई ए क्या है, आर्मेचर का करंट। ध्यान रहे जब मोटर नो लोड पे हो, जब मोटर शून्य लोड पे हो, तो उस वक्त जो करंट चलता है आर्मेचर में, उस करंट को नहीं लेना है, उस करंट को नहीं लेना है डीसी गति का परिकलन करने के लिए। तो फिर किस करंट को लेना है, जब हम शंट मोटर को लोड से कनेक्ट करेंगे। तो जैसे ही लोड से कनेक्ट करते हैं ना, तो आर्मेचर का जो करंट है, इसके करंट में कुछ परिवर्तन होता है, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। घटने का चांस तो ना के बराबर है, हमेशा लोड बढ़ता है तो करंट बढ़ जाता है। तो दोस्तों वही करंट है, इस करंट को आपको लेके इस फॉर्मूला में ऐड करना है, तभी जाके मोटर की स्पीड आप कैलकुलेट कर सकेंगे। यह है आर्मेचर का प्रतिरोध। K1 क्या होता है, ये एक स्थिरांक मान है। स्थिरांक का मतलब फिक्स मान, ये चेंज नहीं होता है, ये स्थिर है। और फाई होता है फ्लक्स। मान के चलिए कि जो शंट मोटर है ना, पार्श्व मोटर है, ये हमारी 3000 आरपीएम पे घूम रही है। 1 मिनट में ये 3000 इसका आर्मेचर घूम रहा है। क्लियर। तो एक पोल में मानिए कि 2 वेबर का फ्लक्स जनरेट हो रहा है। कितना, 2 वेबर का फ्लक्स। तो 2 पोल में कितना होगा, 4 वेबर का फ्लक्स। तो उस फ्लक्स को कौन बता रहा है, फाई। ठीक है। अब दोस्तों इसमें से कुछ ऐसे डाटा हैं जो बिल्कुल फिक्स रहते हैं, चेंज नहीं होते। कुछ ऐसे भी डाटा हैं जो चेंज होते हैं। तो पहले देखते हैं जो चेंज नहीं होता है ना, नो चेंजिंग। पहले हम नो चेंजिंग वाले डाटा को देखेंगे, जो बदलता नहीं है। तो क्या नहीं बदलता, देखिए वी नहीं बदलता है। मोटर को स्टार्ट होने के लिए जो आपने सप्लाई दिया ना, उस सप्लाई में जो वोल्टेज है वो चेंज नहीं होगा। लोड चाहे बढ़े, लोड चाहे घटे। ये किस कंडीशन में होता है, तो ये जनरेटर में होता है कि लोड जोड़ देने से, लोड बढ़ा देने से वोल्टेज घट जाता है, लेकिन मोटर में ऐसा नहीं होता। तो जो वोल्टेज भी है ना, ये तो स्थिर रहता है, ये चेंज नहीं होगा। और दूसरा क्या है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस है ना, RA। ये क्या होगा, आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस मान के चलिए कि 0.1 ओम है। कितना, 0.1 ओम। आप लोड कनेक्ट करिए या लोड कनेक्ट मत करिए, ये आपका न तो घटेगा और ना ही बढ़ेगा। तो इसके साथ में क्या है, आर्मेचर का प्रतिरोध, आर्मेचर का प्रतिरोध ये चेंज नहीं होगा। और तीसरी बात दोस्तों, K1, ये जो K1 है ना, ये भी चेंज नहीं होगा। ये एक स्थिरांक मान है, स्थिरांक मान, ये चेंज नहीं होता। और चौथा पॉइंट है फ्लक्स। ये 4 ऐसे क्वांटिटीज हैं जो चेंज नहीं होते, जो स्थिर होते हैं। अब इसमें से चेंज कौन होता है, तो लिखिए चेंज कौन कौन होता है। तो चेंज पहला होगा आर्मेचर की गति N के साथ होगा आर्मेचर का करंट IA। ये 2 ऐसे फैक्टर हैं जो लोड के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 फेज मोटर के निम्नलिखित अभिकल्प वर्गों में से कौन सा संपीड़क मोटर के रूप में बेहतर होता है। शायद तक कुछ ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल नई और फ्रेश है। तो बिल्कुल सही महसूस कर रहे हैं आप कि ये क्वेश्चन नई और फ्रेश है। वर्ग डी, वर्ग ए, वर्ग सी, एफ और बी, कौन सा मोटर है जो संपीड़क है। संपीड़क का मतलब होता है कंप्रेसर।
कंप्रेसर के लिए सबसे बेहतर कौन सा मशीन होता है, वो है वर्ग सी। इसके अंदर ऐसी क्या खासियत है, ऐसा कौन सी विशेषता है जो कंप्रेसर के लिए सबसे बेस्ट माना गया? तो सुनिएगा, इसकी सबसे पहली खासियत है कि जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क है ना, स्टार्टिंग टॉर्क ये बेहतर होता है, सबसे उच्च होता है। क्लियर? और दूसरी बात है कि जो इसका स्टार्टिंग करंट है, स्टार्टिंग जो धारा है ये निम्न होती है। स्टार्टिंग करंट निम्न और स्टार्टिंग टॉर्क उच्च, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है ना, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है दोस्तों। और इसके साथ में एक और पॉइंट लिखिए कि जो इसकी स्लिप होती है ना, इसकी जो स्लिप है ये भी नॉर्मल होती है, नॉर्मल स्लिप होती है। स्लिप का मतलब होता है कि मोटर के सिंक्रोनस जो स्पीड है और जो रोटर स्पीड है इसमें कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। यानी कि सिंक्रोनस स्पीड अगर 1000 आरपीएम पे चल रहा है तो रोटर भी 1000 आरपीएम पे चलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो स्लिप दोस्तों 100% माना जाता है कि बेस्ट है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर इसमें अंतर आता है तो उसी को कहते हैं स्लिप। तो इसमें स्लिप भी बेटर होता है। लोड बढ़ाते हैं और लोड जब घटाते हैं तो बहुत कम स्लिप इसमें परिवर्तित होता है। तो ये इसके कुछ खास पॉइंट है वर्ग सी प्रकार के मोटर का। और इसके अलावा ना क्रेशर होता है ना, जो क्रेशर होती है वहां पे भी वर्ग सी प्रकार के मोटर का इस्तेमाल करते हैं। आपने क्रेशर देखा होगा जहां पे गिट्टियों को तोड़ा जाता है, तोड़ के छोटे छोटे रूप में बनाया जाता है। वहां पे कन्वेयर बेल्ट लगी होती है, उस कन्वेयर बेल्ट में छोटी छोटी गिट्टियां होती हैं, जो बेल्ट उसको ऊपर लाता है और नीचे ले जाता है, फिर नीचे से ऊपर। तो वहां पे ना उस कन्वेयर बेल्ट को चलाने के लिए क्रेशर में कौन से मोटर का इस्तेमाल करेंगे, तो वर्ग सी प्रकार के मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए वर्ग डी, ए, एफ, सी, इनका भी अपना अलग अलग विशेषता है और इस विशेषता के अकॉर्डिंग इनका अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के मोटर में तुलनात्मक रूप से आरंभिक टॉर्क मामूली होता है? कुछ मोटर के नाम दिए गए हैं, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। संधारित्र आरंभ संधारित्र चालन मोटर या प्रतिरोध आरंभ प्रेरण चालन मोटर। संधारित्र आरंभ प्रेरण चालन मोटर, शेडेड आधारित मोटर या सर्वो मोटर, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपको ये बताना है। तो देखिए जो शेडेड पोल का मोटर होता है ना, शेडेड आधारित चालन मोटर, इसकी जो स्टार्टिंग टॉर्क है, इसका जो टॉर्क है ये बहुत ही कम होता है, निम्न होता है। तो फिर इसका इस्तेमाल भी ऐसे स्थानों पे किया जाता होगा जहां पे स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम की आवश्यकता होती होगी। तो खिलौने जो होते हैं ना, जिसको कहते हैं टॉय, तो खिलौनों में इसका प्रयोग किया जाता है, शेडेड पोल मोटर का खिलौने में। क्योंकि खिलौना एक छोटा सा दोस्तों खिलौना है, उसमें कितना स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होगी, है ना, तो बहुत कम स्टार्टिंग टॉर्क है, इसलिए शेडेड पोल का उपयोग वहां पे किया जाता है। सर्वो मोटर, अगर पोलिश सर्वो मोटर कितने फेज की होती है तो लिखना ये हमेशा 2 फेज की ही सर्वो मोटर होती है। क्लियर? ये है दोस्तों आरंभिक टॉर्क मामूली वाला मोटर। अगला देखिए, 3 फेज मोटर को जब सीधे चालू किया जाता है तब इसकी आंतरिक करंट कितना होता है? जब एक इलेक्ट्रिशियन जब बिल्कुल फ्रेश होता है, किसी प्लांट में जॉब करने जाता है, तो उसको दोस्तों ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि कोई भी मोटर हो, चाहे वो बेशक सिंगल फेज का ही क्यों ना हो, लेकिन उसको कभी भी बिना स्टार्टर का स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ये उसको बताया जाता है दोस्तों, ये समझाया जाता है कि बिना स्टार्टर का स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्यों समझाया जाता है? उनके वहां का सवाल ना आज हम यहां जवाब ढूंढेंगे, ठीक है, कि किस वजह से वो ऐसा कहते हैं। तो देखिए मान के चलिए कि एक 3 फेज का कोई मोटर है, ठीक है, ये 3 फेज की मोटर है। जब इस पे इसके निर्धारित लोड के अकॉर्डिंग हम फुल लोड देते हैं तो उस वक्त इसमें जो
करंट है वो 5 एम्पियर का करंट इसके कॉइल में प्रवाहित होती है। समझना मेरी बात को कि जब 3 फेज मोटर को फुल लोड देते हैं तो 5 एम्पियर का करंट ये लेती है, ठीक है। लेकिन इसी मोटर को हम बिना स्टार्टर का सीधे चालू का मतलब है कि बिना स्टार्टर का स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, ये अपने फुल लोड का 8 गुना अधिक करंट लेगी, यानी कि 40 एम्पियर। अब देखिए इस मोटर को इस प्रकार से बनाया गया है, इस मोटर के कॉइल को, कि ये अधिक से अधिक 6 या इससे भी अधिक हो सके तो 7 एम्पियर का करंट को सहन कर सके। लेकिन अचानक जब इस पे 40 एम्पियर की करंट होगी, इस पे पड़ेगी, तो आप खुद सोचिए इस कॉइल का क्या हश्र होगा, जल के धुआं धुआं हो जाएगा, है ना। इसलिए कभी भी किसी भी मोटर को सीधे चालू नहीं करना चाहिए, या तो वो सिंगल फेज मोटर हो या 3 फेज मोटर हो। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई होगा कि पूर्ण लोड का 5 से 8 गुना आंतरिक करंट अधिक होता है, इसलिए इसको सीधे चालू नहीं करना चाहिए। अब देखना, अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से ऐसे स्टार्टर हैं, उनका नाम बताइए, है ना, कौन कौन से ऐसे स्टार्टर हैं उनका नाम। तो दोस्तों स्टार्टर के कुछ नाम हैं, उसको नोट करिएगा। सबसे पहला है रियोस्टेट स्टार्टर, रियोस्टेट स्टार्टर। इसके बाद है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, है ना, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। फिर तीसरा स्टार्टर होगा स्टार डेल्टा स्टार्टर, और चौथा स्टार्टर है डीओएल स्टार्टर। तो हर स्टार्टर का अपना अपना एक विशेषता होता है, और मोटर के अकॉर्डिंग हम इन स्टार्टरों का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये 2 प्रकार से सेफ्टी करते हैं। इसके अंदर यानी कि मोटर में जब शॉर्ट सर्किट होगा ना, तो भी ये स्टार्टर सेफ्टी करते हैं, मोटर को सेफ्टी देते हैं। और जब मोटर ओवरलोड होती है उस कंडीशन में, यानी कि 2 in 1, एक स्टार्टर और 2 प्रकार से इसमें फायदे। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सार्वत्रिक मोटर का लाभ नहीं बताता है। ऑप्शन है कि यह यूनिवर्सल पावर पर चल सकता है, ये तो इसका लाभ है, ये इसका लाभ है। फिर निष्कासित क्षेत्र पद्धति से आसान विधि द्वारा गति को कंट्रोल किया जा सकता है, ये भी इसकी खासियत है। यह बहुत तेज गति से संचालित हो सकता है, ये भी इसकी खासियत है। और वायु रब मौजूद रहता है, ठीक है। अगला देखिए, उच्च आरंभिक बलाघूर्ण उत्पन्न करता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। गति उच्च होती है, अगर टॉर्क उच्च है तो गति उच्च होगी। देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी में डाउट लग रहा है 50%, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक इसका ऑप्शन सही है, लेकिन ये वाला ऑप्शन कुछ मिस्टेक लग रहा है कि इसमें वायुरव मौजूद है, ठीक है ना। जो सार्वत्रिक मोटर होता है इसमें वायुरव मौजूद है। देखिए दोस्तों, जो सार्वत्रिक मोटर है ना, इसको एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई देकर स्टार्ट कर सकते हैं। 2 in 1 मोटर है, यानी कि 2 सप्लाई, एक ही मोटर लेकिन 2 सप्लाई से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए, हम यूनिवर्सल मोटर जब भी पढ़ते हैं तो इसमें बात आती है एक स्टेटर वाइंडिंग, एक रोटर वाइंडिंग। क्लियर। तो अगर आपसे पूछे कि रोटर में जो रोटर वाइंडिंग होता है ये किस मोटर की भांति होता है, तो लिखना रोटर वाइंडिंग ये सीरीज मोटर की भांति होती है ना। एसी सीरीज मोटर की भांति इसमें स्टेटर वाइंडिंग होती है, और रोटर वाइंडिंग जो होती है ना वो डीसी सीरीज मोटर की भांति, डीसी सीरीज मोटर की भांति, यानी कि स्टेटर और रोटर दोनों अलग अलग मोटर की तरह काम करती हैं। और दोस्तों ये एसी प्लस डीसी दोनों प्रकार के पावर को ये कंट्रोल कर लेती है, यानी कि दोनों प्रकार के पावर में स्टार्ट हो जाती है, बराबर काम करती है। अगर आपसे पूछे कि अगर आपको ये कंपेयर करने के लिए बोल दिया जाए कि अधिक टॉर्क किस पावर में देगा, जब सार्वत्रिक मोटर को एसी सप्लाई से चलाएंगे तब या डीसी से चलाएंगे तब, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना है कि सबसे अधिक टॉर्क, है ना, सबसे अधिक टॉर्क जब मोटर को डीसी सप्लाई देके चलाएंगे तब सबसे अधिक टॉर्क प्रदान होगा, ठीक है। और जब एसी देंगे तो एसी के दोस्तों
डीसी के मुकाबले एसी में कम टॉर्क प्राप्त होता है सार्वत्रिक मोटर में। तो ये इसके कुछ खास पॉइंट है। बाकी दोस्तों इसके मेन पॉइंट लिखे हैं कि इसकी स्पीड उच्च होती है। अगर स्पीड के बारे में बात करें तो 3000 आरपीएम से लेकर के ये 40,000 आरपीएम तक है ना, 3000 से लेके 40,000 आरपीएम तक की स्पीड में ये चल सकती है। और इसका उपयोग दोस्तों मिक्सर में किया जाता है। कहाँ? मिक्सर, घरों में जो सिलाई मशीन होती है वहां और मिक्सर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका जो स्पीड कंट्रोल करने की जो विधि है ना वो बहुत आसान विधि है दोस्तों। 2-3 ऐसे मेथड हैं जिनको प्रयोग करके हम इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल आसानी से कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि तुल्यकालिक मोटरों में स्थिरक अभिवाह अक्ष और घूर्णक अभिवाह अक्ष ध्रुवों के बीच के कोण को बलाघूर्ण कहा जाता है। बलाघूर्ण कोण। स्थिर लोड के साथ चलने वाली तुल्यकालिक मोटर का आवेशन बढ़ाने पर बलाघूर्ण क्या होगा? अब देखना, ये यहाँ पे लिखा है कि स्थिरक अभिवाह अक्ष, यानी कि जो स्टेटर का फ्लक्स है ना उसका जो एक्सिस है वो इस डायरेक्शन में है। क्लियर? वो इस डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे कह रहा है कि घूर्णक अभिवाह अक्ष, रोटर का जो फ्लक्स है उसका जो डायरेक्शन है वो इस एंगल पे है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे एक कोण बनता है ना। इस कोण को क्या कहते हैं? तो इसी को कहते हैं बलाघूर्ण कोण। क्लियर है? स्थिर लोड के साथ चलने वाली सिंक्रोनस मोटर को आवेशन बढ़ाने पर बलाघूर्ण कैसा होगा? यानी कि मोटर जब तक स्थिर लोड पे चल रही है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बैलेंस है। लेकिन जैसे ही इस तुल्यकालिक मोटर के आवेशन यानी कि एक्साइटेशन को हम बढ़ाते हैं तो जो ये एंगल है ना, इस एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए इसमें परिवर्तन जरूर होगा और ये एंगल घटने लगेगा। क्या करेगा? ये घटने लगेगा। क्लियर? यहां तक समझ में आया ना? इसका जो बलाघूर्ण कोण है वो घटने लगेगा। अब देखना, जो तुल्यकालिक मोटरें होती हैं इन मोटरों में जब तक इसको हम स्थिर लोड से चलाएंगे तब तक तो ठीक है दोस्तों, लेकिन जैसे ही हम इसका एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं, एक्साइटेशन को हम एक्स्ट्रा करते हैं तो क्या होता है, जो मोटर को दिया गया बैक ईएमएफ, मोटर को जो सप्लाई देते हैं तो मोटर स्टार्ट होती है तो इसमें एक बैक ईएमएफ भी उत्पन्न होता है। ये बैक ईएमएफ और मोटर का सप्लाई वोल्टेज ये दोनों एक बराबर हो जाते हैं। किस कंडीशन में? जब इसके आवेशन को बढ़ाते हैं तो सप्लाई वोल्टेज और बैक ईएमएफ का मान सेम हो जाता है, एक बराबर हो जाता है। जैसे ही ये दोनों वोल्टेज एक बराबर होते हैं तो जो आर्मेचर का करंट होता है ना, आर्मेचर का करंट और सप्लाई वोल्टेज ये दोनों इन फेज हो जाते हैं, है ना। ये दोनों क्या करते हैं? इन फेज हो जाते हैं। और ऐसा होने से मोटर का जो पावर फैक्टर है ना वो इकाई हो जाता है, वो इकाई हो जाता है। अच्छा ये बताइए कि हम पावर फैक्टर के पीछे हमेशा भागते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि इकाई पावर फैक्टर हो। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो मोटर की काम करने की जो एफिशिएंसी है, जो इसकी ताकत है ना वो बढ़ जाए। क्या हो जाए? बढ़ जाए। अब देखिए मान लीजिए कि कोई मोटर है उसकी एफिशिएंसी 80% है तो 80% इसकी मैक्सिमम दक्षता है तो इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन पावर फैक्टर की वजह से ये घटकर 60 हो जाता है, 65% हो जाता है। तो इस घटे हुए दक्षता को हम बढ़ाते हैं पावर फैक्टर को इंप्रूव करके, पावर फैक्टर को सुधार के। इसलिए पावर फैक्टर को हमेशा सुधारा जाता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो हानियां होती है ना ये घटने लगती हैं। हानि कम होगी तो इसकी दक्षता ऑटोमेटिक अधिक हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मोटर की गति को किसको परिवर्तित करके नियंत्रित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है इनमें से सभी, प्रयुक्त वोल्टेज को परिवर्तित करके, प्रति ध्रुव अभिवाह या प्रतिरोध। अब देखना दोस्तों, हर पॉइंट को नोट करते चलना कि
आंसर तो इनमें से सभी होगा, लेकिन प्रयुक्त वोल्टेज का मतलब है कि आरोपित वोल्टेज, मोटर को, डीसी मोटर को स्टार्ट होने के लिए जो आपने वोल्टेज दिया ना सप्लाई, उस सप्लाई में वोल्टेज भी है, करंट भी है, ठीक है। तो उस वोल्टेज को आप चेंज कर दो, मोटर अपना घूमने की दिशा को बदल देगा। मान के चलिए ये एक घड़ी है, क्या है, एक घड़ी है। घड़ी किस दिशा में चलती है, इस दिशा में, ये क्लॉकवाइज है, ठीक। लेकिन जैसे ही हम सप्लाई वोल्टेज को बदलेंगे, अभी मोटर का रोटर किस दिशा में चल रहा है, मान के चलिए यहां है तो इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में। जैसे ही हम इस वोल्टेज को बदलेंगे, इसका जो गति है वो इस दिशा में हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगा। और दूसरा बात कि प्रति ध्रुव अभिवाह, हर पोल में जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स को आप चेंज कर दो, मोटर अपना घूमने की दिशा पलट लेगा। मान के चलिए ये एक चुंबक है, ठीक है, इसमें एक तरफ N पोल है, एक तरफ S पोल है। इसी तरह से मोटर के अंदर भी होता है। यहां से चुंबकीय फ्लक्स N तरफ से निकलकर S तरफ की तरफ जा रही है, N से निकल करके S तरफ की ओर जा रही है। तो क्या प्रति ध्रुव अभिवाह को परिवर्तित करने का मतलब ये हुआ कि S तरफ से N तरफ की ओर जाने लगे। परिवर्तन का मतलब ये नहीं हुआ कि पहले N से S तरफ की जा रहा था फ्लक्स, अब हम इसको चेंज कर दें तो S से N की तरफ। इसको चेंज नहीं करते, इसको चेंज फिर किसको करते हैं, तो हर पोल में जो फ्लक्स की वैल्यू है, मानिए कि 1 वेबर का फ्लक्स एक पोल में उत्पन्न हुआ है, तो इसके मान को घटाना है आपको। मान को घटाने के लिए क्या करना होगा कि करंट को कम ज्यादा करना होगा, तो फ्लक्स का मान कम और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। हमें इसके डायरेक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। हम इसको चेंज कर ही नहीं सकते, इस डायरेक्शन को, ये इम्पॉसिबल है। क्लियर है ना, ये इम्पॉसिबल है। पॉसिबल जो है उसी को हम चेंज करेंगे। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है दोस्तों, कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं ना जो इनडायरेक्टली होते हैं, है ना, जो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तो ये वही ऑप्शन है, अप्रत्यक्ष रूप से है, क्योंकि कभी भी प्रतिरोध को चेंज करके मोटर की स्पीड को चेंज नहीं किया जा सकता। अब ये इनडायरेक्टली है, इसको डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, देखिए, हमें जो हमारा मेन फोकस है ना, वो फ्लक्स को कम करना है। तो फ्लक्स को कैसे कम करेंगे, प्रतिरोध को बढ़ाइए, प्रतिरोध बढ़ेगी तो करंट घट जाएगी, करंट घटी तो करंट से ही बनता है फ्लक्स, फ्लक्स भी घट जाएगा। प्रतिरोध के मान को घटाइए, प्रतिरोध घटते ही करंट का मान बढ़ जाएगा, और करंट के मान बढ़ते ही फ्लक्स का भी मान बढ़ गया। तो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, किसकी हेल्प से, प्रतिरोध की। तो ये इनडायरेक्ट है, ठीक ना। तो प्रतिरोध को भी हम परिवर्तित करके, इसके मान को परिवर्तित करके मोटर की स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, सर्पी वलय प्रेरण मोटर की शुरुआत में घुर्णक प्रतिरोध अधिक होता है तो क्या होता है। देखिए, जब भी बात प्रतिरोध की करें तो आप एक चीज नोट करना कि पावर फैक्टर तो अधिक होगा, पावर फैक्टर तो अधिक होगा। अब ऑप्शन ए में 0 है, बी में अति निम्न और सी में है कम, यानी कि इस क्वेश्चन का 70% कंपटीशन तो यही डाउन हो गया। बचा दोस्तों टक्कर सिर्फ डी और ई में है, यही दोनों ऑप्शन है जो आपस में टकरा रहे हैं। अब देखिए, जब भी प्रतिरोध अगर है ना तो करंट कम होगा, करंट क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन ई क्या कह रहा है कि धारा शून्य। दोस्तों इतना भी रेजिस्टेंस नहीं होता कि करंट ही प्रवाहित ना हो। अगर करंट ही प्रवाहित नहीं होगा तो फिर मोटर काम कैसे करेगा, है ना। मोटर जो है ये काम कैसे करेगा, तो धारा कम हो जाता है, और जो टॉर्क है रेजिस्टेंस की वजह से बेटर टॉर्क बनती है, क्या, बेस्ट टॉर्क बनती है। और यही इसका करेक्ट आंसर होगा सर्पी वलय मोटर का, ठीक है। इसका जो स्टेटर होता है ना, स्टेटर पे केवल एक ही वाइंडिंग होती है। सर्पी वलय मोटर की स्टेटर पे केवल एक वाइंडिंग और रोटर पे 3 वाइंडिंग होती है, ठीक है। 3 वाइंडिंग कौन कौन सी, पहला आर फेज के लिए, वाई और बी फेज के लिए, तीनों फेज के लिए अलग अलग वाइंडिंग होती है, ठीक है। ये देखिए, ये आर फेज के लिए है, ये वाई फेज के लिए और ये बी फेज के लिए। ये एक मोटर के अंदर का वाइंडिंग है, ठीक है, रोटर वाइंडिंग। एक है आर और दूसरा है वाई, तीसरा है बी फेज। हर
कॉइल में अलग अलग फेज का करंट जाता है। और देखिए एक तरफ से तो ये अंदर ही अंदर शॉर्ट है, यानी कि हर कॉइल में 2 सिरा होता है, पहला दूसरा, इसका ये पहला ये दूसरा, इसका ये पहला ये दूसरा, यानी कि अंदर ही अंदर कॉइल एक तरफ से शॉर्ट होती है और दूसरे तरफ से ये स्लिप रिंग से जुड़ी होती है। कहाँ? स्लिप रिंग से। यहाँ रोटर है, शाफ्ट, इसी शाफ्ट पे 3 स्लिप रिंग लगे होंगे इस प्रकार से। इन तीनों स्लिप रिंग में एक एक वायर जाके कनेक्ट हो जाएगी इस प्रकार से। तो अंदर ही अंदर ये शॉर्ट होती है और बाहर से ये स्लिप रिंग में जुड़ी होती है। और इसको क्या करना है कि प्रतिरोध जो है ना दोस्तों, प्रतिरोध अधिक होने के कारण जो इसमें टॉर्क है ये टॉर्क भी अधिक हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न सामर्थ्य वाली डीसी मोटरों की बॉडी बनाने के लिए किस पदार्थ को उत्तम माना जाता है? किस पदार्थ को उत्तम माना जाता है? कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, सॉफ्ट आयरन या गैल्वेनाइज्ड आयरन या स्टेनलेस स्टील? आपको आंसर बताना है कि कौन सा वो पदार्थ है जिसको सबसे उत्तम माना जाता है। ठीक है, तो वो है उत्तम पदार्थ है कास्ट आयरन। क्लियर? छोटी मशीनों की बॉडी और बड़ी मशीनों की जब बड़ी मशीनों की पूछे तो लिखे कास्ट स्टील, है ना। कास्ट स्टील से बड़ी मशीनों की बॉडी बनाई जाती है। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि कास्ट आयरन किन किन धातुओं से मिलकर बनता है तो आप लिखिए, ये जो कास्ट आयरन है ना, ये किन किन पदार्थों का मिश्रण होता है तो आप लिखना, सबसे पहला ये सिलिकॉन, फिर होता है सल्फर, इसके बाद है मैग्नीज, मैग्नीज के बाद होगा कार्बन और फास्फोरस। तो इतने पदार्थों से मिल करके कास्ट आयरन बनता है और फिर हम निम्न सामर्थ्य वाली डीसी मोटर की बॉडी बनाने के लिए काम में लेते हैं। और कास्ट स्टील बड़ी मोटर की बॉडी बनाते हैं। और माइल्ड स्टील का उपयोग कहाँ पे किया जाता है ये कमेंट करके बताइए। सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल विद्युत चुंबक के लिए, है ना, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। गैल्वेनाइज्ड आयरन का इस्तेमाल अर्थिंग की रॉड बनाने के लिए, अर्थिंग रॉड बनाने के लिए। और स्टेनलेस स्टील का उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? अगर आपसे ये कह देना कि एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो जंग मुक्त है तो आप लिखना स्टील। स्टील जंग मुक्त है, इसमें जंग कभी भी नहीं लगता है। क्लियर?